तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो बोर्ड के दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा शीतयुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यदि बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? क्या कहा जाता है? शीत युद्ध पहले कहा किसको जाता है? जब दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति होता है लेकिन युद्ध नहीं होता है तो वैसी स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाता है। चलिए करते हैं। शीत युद्ध की वह स्थिति जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है, इसमें कहा जाता है कि शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध वैसा स्थिति को कहते हैं जिसमें लगता तो है कि युद्ध होगा लेकिन युद्ध होता नहीं है। वैसा स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाता है, परंतु युद्ध नहीं होता है। देखिए यहाँ भी कहा जाता है शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है परंतु युद्ध होता नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो वहाँ से ही शीत युद्ध का शुरुआत हो गया। वहाँ से क्या हो गया? शीत युद्ध का शुरुआत हो गया। इस अवधि में पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देशों में आपसी शत्रुता और तनाव चलता रहा। यह जो समय था इसमें दो देश था, एक पूंजीवादी देश था, एक साम्यवादी देश था और दोनों ही देशों में आपसी शत्रुता था, आपस में ही मतभेद था दोनों देशों में और हमेशा उस दोनों में झगड़ा चलता रहता। वो वैसा नहीं, हमेशा उस दोनों में अंदवन चलते ही रहता था। वह इससे बात नहीं करता, यह देश उससे बात नहीं करता था, वह देश इससे बात नहीं करता था, वह चलता ही रहता था। वह एक दूसरे के संदेह की दृष्टि से देखते थे। यह जो दो देश था, पूंजीवादी और साम्यवादी, वह एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते ना है। गाँव समाज में कोई कुछ कर लेता है तो उसको अजीब जैसा देखता है, तो उसी तरह यह देश में भी संदेह की दृष्टि से देखता था। इन गुटों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। यह जो दो गुट था, साम्यवादी और पूंजीवादी, यह दोनों के बीच रक्त रंजित लहू निदान युद्ध नहीं हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध हुए, दोनों बहुत ही देशों में युद्ध हुआ, लेकिन दोनों महाशक्ति जो था वह जो था, दो महाशक्ति, एक साम्यवादी एक पूंजीवादी, उसके साथ देश इन युद्धों में संलग्न थे। उसके साथ ही देश जो था, जो कि दोनों के साथ में था देश, वह युद्धों में संलग्न रहे। यह क्षेत्र विशेष अपने साथ ही मददगार बने। यह क्षेत्र कि जो उस देश के अंदर उसके साथ ही देश थे, वह देश ही इसके मददगार बने और जो तृतीय विश्व युद्ध लगता था कि होने वाला था, उससे देश बच गया। चलिए 2 नंबर संकट करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? पहले जानिए क्यूबा है कहाँ पर? क्यूबा जो है अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। क्यूबा क्या है? एक द्वीप है। क्यूबा छोटा सा द्वीप है। चलिए करते हैं। क्यूबा अमेरिका का तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा कौन सा देश है? द्वीपीय देश है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्यूबा में अमेरिका का द्वीपीय देश था। अमेरिका का गठजोड़ सोवियत संघ से था। अमेरिका जो था उसका जो संबंध था वह सोवियत संघ से था। अमेरिका का संबंध किससे था? सोवियत संघ से था। 1962 में सोवियत संघ के नेता खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अमेरिका का जो नेता था वह क्यूबा में क्या कर दिया? परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया। जो क्यूबा देश था वह देश में वह परमाणु मिसाइल को तैनात कर दिया। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया था। यह जो हथियार तैनात किया था उससे अमेरिका जो था उस सबसे नज़दीक उस मिसाइल के निशाने पर जो था वह अमेरिका देश ही था।
उसके समीप मतलब उसके नज़दीक जो था अमेरिका देश ही था। अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया था। इस प्रकार के कार्य से सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के लगभग 2 ठिकाने या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। सोवियत संघ जो कि परमाणु मिसाइल तैनात किया था, उससे वह अमेरिका के जो मुख्य क्षेत्र था, उसके 2 ठिकाने पर वह उस आक्रमण कर सकता था, आक्रमण करके उसका हानि कर सकता था। अमेरिका ने जो था कर सकता था, तो अमेरिका इसके विरुद्ध में कार्रवाई चालू कर दिया। कोई भी अपना देश को, मुख्य देश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। आप ही देख लीजिए, परिवार में किसी को कुछ होता है तो उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो वैसे ही वह भी कार्रवाई चालू कर दिया। केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने से सोवियत संघ जहाज़ों को रोक दिया जाए। केनेडी जो था वह आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों और आगे क्यूबा की तरफ जो जाने वाला जो सोवियत संघ से जहाज आता था, जो क्यूबा की तरफ जाता था, उसको रोक दो, उसको मत जाने दो। ऐसी स्थिति में आभास हो रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, मतलब कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। इसमें आशंका जताया जाता था कि ऐसी स्थिति में लग रहा था कि युद्ध अब होगा कि कब होगा पता नहीं, लेकिन युद्ध होगा। ऐसी स्थिति को क्यूबा संकट कहते हैं। जबकि ऐसी स्थिति बना रहे, युद्ध की स्थिति हमेशा बना रहे, तो उसे क्यूबा संकट कहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्यूबा मिसाइल संकट जो था वह शीत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था? इसमें क्या पूछा जाता है? जो शीत युद्ध था वह विचारधारा का संघर्ष था। शीत युद्ध सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, सैनिक गठबंधन तथा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। शीत युद्ध तो था वह सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन करना नहीं चाहता था, ना ही वह उसके साथ सिर्फ सैनिक गठबंधन बनाना चाहता था, और न ही शक्ति को अपना संतुलित करना चाहता था, बल्कि वह इसके साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष था। क्या था? उसके साथ एक विचारधारा मतलब बोलचाल के धारा पर भी एक वास्तविक संघर्ष था। विश्व विचारधारा की दृष्टि से 2 गुटों में शामिल हो गया। विश्व जो था पूरा वह विचारधारा की दृष्टि से 2 गुटों में शामिल हो गया। एक गुट तो पूंजीवाद का साथ देता था, और दूसरा जो था वह साम्यवाद का साथ देता था। यहाँ देखिए 2 गुटों में विभाजित हो गया। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? अमेरिका था। यह जो अगुवा अमेरिका था, यह सिर्फ उदारवाद, लोकतंत्र और पूंजीवाद का ही समर्थक था। साम्यवाद का समर्थक यह अमेरिका नहीं था। और दूसरा जो था पूर्वी गठबंधन, वह अगुवा सोवियत संघ तथा गुट समाज और साम्यवाद का भी समर्थक था। मतलब कि पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था, वह सिर्फ अमीर लोगों का ही साथ देता था, और जो पूर्वी गठबंधन का सरकार था, सोवियत संघ अगुवा, वह तो दिखते हैं वह सबका साथ देता था। यही विचारधाराएं एक दूसरे को विरोधी थी। यह जो विचारधारा था एक दूसरे का नहीं मिलता था, यही उसका सबसे प्रमुख कारण था। और इन दोनों ही गुट अपनी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ करना चाहता था, और ये दोनों जो गुट था वह दोनों अपना अपना चाहता था कि मेरा बात सही है, तो वह चाहता था मेरा बात सही है। वे इसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका मानते थे। वह जो था मतलब कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी वह चाहता था कि यह हमारे जीवन को सूत्रबद्ध अच्छा रूप से कर सकता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए। परमाणु युद्ध जो है उसका एक बड़ा युद्ध का क्या कहता है? वर्णन करने के लिए कहता है। परमाणु युद्ध का एक बड़ा उदाहरण अमेरिका द्वारा व्यापार के 2 देशों पर बम गिराया था।
परमाणु युद्ध का जो उदाहरण था, अमेरिका जापान के 2 देशों पर बम गिराया था। किसका 2 देशों पर बम गिराया था? जापान के 2 देशों पर बम गिराया था। और कब गिराया था? अगस्त 1945 में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, परमाणु युद्ध में एक सबसे अमेरिका द्वारा जापान पर बम कब गिराया गया था? कब गिराया गया था? अगस्त 1945 में। ये बम कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। परमाणु युद्ध का एक बड़ा उदाहरण अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों में बम गिराना था। अगस्त 1945 में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। इसके कारण जनधन की बहुत अधिक हानि हुई। इसके कारण जो था, बम जो गिराया उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कितना लोग मर गए, कितना पशु मर गए, कितना घायल हुए, कितना अपाहिज हो गए, मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा वहाँ पर हानि हो गया। और उसका असर देखिएगा ना, तो आज भी देखने को मिलता है। वहाँ जो बच्चा जन्म होता है, बच्चा का कोई किसी को लकवा मार देता है, तो किसी को कुछ होते रहता है। उसका प्रभाव अभी भी वहाँ पर है। अपाहिज हो गए, आज भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसके कारण जनधन की हानि हुई और सैकड़ों लोग मर गए। कितना लोग मर गए? कितना ना, और घायल भी कितना न हुए और अपाहिज भी हो गए। आज भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। क्या कहता है? आज भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस घटना के पश्चाताप जापान ने अपने घुटने टेक दिए। यह घटना जब हुआ, उसके बाद जापान जो था वह हार गया, पूरी तरह से हार गया। उसको एकदम से आप घुटने टेक दिए, मतलब उसके सामने वह झुक गया और दूसरा विश्व युद्ध का अंत हो गया। जबकि वह घुटना टेक दिया तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? गुट कहता है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है उससे आप क्या समझते हैं? चलिए करते हैं। गुट निरपेक्ष देशों के समक्ष मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। गुट निरपेक्ष के सामने देशों के सामने जो सबसे प्रमुख चुनौती था, वह था कि वह अपने देश को और अपने जनता को गरीबी से उबारे, उसको एक अच्छा ज़िंदगी दे और अच्छे तरह से रहने का उम्मीद दे। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। नव स्वतंत्र देश की आज़ादी जो था उसके लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। अगर मेरा देश स्वतंत्र हो गया और हम स्वतंत्र ही नहीं है तो ऐसी स्वतंत्रता का क्या मायने? वही बोलता है कि आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। मतलब कि जब तक हमारे देश में कोई भी चीज़ का विकास नहीं होगा, हम दूसरे के भरोसे ही रहेंगे, दूसरे देश के भरोसे ही रहेंगे, तो हम आज़ाद कैसे हुए? मेरा देश तो उस देश का गुलाम ही रहेगा। वही कहना चाहता है। उस परिप्रेक्ष्य में नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। वह जो परिप्रेक्ष्य था, मतलब कि उसमें जो अभी आज़ाद नहीं हुआ था, उसमें नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हो गया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन ट्रोवाडस और न्यू ट्रक पॉलिसी फॉर डेमोक्रेसी से एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। डेवलपमेंट जो शीर्षक थे उससे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करवाया गया था। उस रिपोर्ट में वैश्वीकरण व्यापार प्रणाली में सुधार प्रस्ताव किया गया था। वह जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उसमें खास तौर से वैश्वीकरण व्यापार के प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव दिया गया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या कूटनिरपेक्ष एक नकारात्मक नीति है? पूछ रहा है हमसे कि क्या कूटनिरपेक्ष एक नकारात्मक नीति है, लेकिन हम तो जानते हैं कूटनिरपेक्ष एक सकारात्मक नीति है। इसलिए कह सकते हैं हम कि कूटनिरपेक्ष जो है वह एक नकारात्मक नीति नहीं है। कूटनिरपेक्ष एक सकारात्मक नीति है। कूटनिरपेक्ष से तात्पर्य किसी प्रतिद्वंदी में शामिल न होकर स्वतंत्र रूप से अपने वैदेशिक नीतियों के संचालन रहे।
गुटनिरपेक्ष का अर्थ है कि हम दूसरे के भरोसे ना रहकर खुद के भरोसे रहकर अपने बदौलत कुछ करें, ना कि दूसरे के बदौलत हम रहकर उस पर ही कुछ करें। गुटनिरपेक्ष का तात्पर्य यही है। गुटनिरपेक्ष कहना चाहते थे कि हम खुद पर अपने पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करें। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता थी। गुटनिरपेक्ष जो देश था उसमें जो लोग रहते थे उनका सबसे बड़ा ताकत था उन देशों उन लोगों में मेलजुल, वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और महाशक्तियों द्वारा अपने खेमों में शामिल होने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसी स्थिति खेमों में शामिल ना होने के संकल्प में है। जब महाशक्ति जो था वह महाशक्ति के द्वारा वह चाहते थे कि वह अपने खेमों में शामिल हो, इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, पुरजोर कोशिश किया। इसके बावजूद भी ऐसा किसी के खेमों में शामिल ना होने के कारण जब वो किसी बावजूद किसी के खेमों में शामिल नहीं हुआ, उतना कोशिश करने के बाद भी, तो वह संकल्प ले लिया कि हम आज के बाद किसी के खेमों में शामिल होवे ना करेंगे खेमों में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्वीकरण व्यापार के नियम निर्धारित करता है। यह जो संगठन है विश्व व्यापार संगठन, यह वैश्वीकरण व्यापार के नियम को निर्धारित करता था। वैश्वीकरण में व्यापार कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, यह नियम यही निर्धारित करता था विश्व व्यापार संगठन ही। इस संगठन की स्थापना 1995 में व्यापक और सीमा शुल्क के सामान्य समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। यह जो संगठन की स्थापना था 1995 में हुआ था व्यापक और सीमा शुल्क पर, इसका सीमा शुल्क था कि इतना पैसा उसको देना ही पड़ेगा। इसके समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। यह समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। जो देखते हैं राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, उसी तरह हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ही गठित किया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 150 थी। इसमें कुल देश कितना था? 150 था। इसका हर 2 वर्ष में सम्मेलन होता था। इसके कि ये जो 150 देश था इसमें हर 2 वर्ष में सम्मेलन होता था और व्यापार संबंधित ही इसमें बताया जाता था कि कैसे क्या करना है, वही इसमें देखिए कहा जाएगा। इसका हर 2 वर्ष में सम्मेलन होता था जिसमें व्यापार संबंधित चर्चाएं की जाती थी। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे सरकार चुनने में देखते हैं जिसका बहुमत सबसे ज़्यादा होता है, वोट सबसे ज़्यादा होता है, वही सरकार बनता है। इसी तरह यह गाँव में भी चुनाव होता था, जिसके पक्ष में जो सबसे ज़्यादा लोग रहते थे उसके आधार पर ही किया जाता था, उसके आधार पर ही लिया जाता था या किया जाता था। जो सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी था। जो सभी सदस्य वह जो फैसला किया है उसको सभी सदस्य को मानना बाध्य है, अनिवार्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। इसका अपना न्यायाधिकरण है, उसका जो है अपना न्यायाधिकरण है। वह अपना अपना फैसला सुनाएगा, ना कि किसी और का। जिसमें देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का विवादों का निपटारा हो गया। इससे यह जो हो गया था कि जिसका सबसे ज़्यादा बहुमत होगा वही फैसला सुनाएगा। इससे जो देशों के बीच जो व्यापार संबंधित विवाद था, झगड़ा था, उसका निपटारा हो गया था। इसमें कुल 15 क्वेश्चन है तो उतना नहीं कर पाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, बाकी का क्वेश्चन हम कल फिर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर। यह काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड में, इससे काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यह वीडियो फिर से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।